हेलो फ्रेंड्स, आज हम तत्व यौगिक मिश्रण और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये एक यौगिक दे रखा है, इसका आपको आईपीएससी नेम बताना है। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? तो आईपीएससी नेम सेलेक्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला होती है उसका चयन करते हैं। तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन वाली श्रृंखला दे रखी है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और 2 नंबर पर आपको CH3 समूह मेथिल समूह दे रखा है। प्रतिस्थापित जो भी दे रखा है उसका नाम लिखते हैं। तो 2 पर दे रखा है तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन दे रखे हैं तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, ये CH3 CH2OH है, इसकी रिएक्शन क्षारीय कैमनोफोर और ऊष्मा की प्रेजेंस में कराते हैं तो CH3COH एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। एल्कोहल से किसका निर्माण होता है? एसिडिक एसिड का। तो यहाँ पर जो क्षारीय कैमनोफोर है ये किसका काम करता है, ये पूछा गया है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करता है, ऑक्सीकरण कर्मक का काम। ऑक्सीकारक जो रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये क्या करता है, जो भी आपको एल्कोहल दे रखा है उसको एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जोड़ा है वो विस्थापन अभिक्रिया देगा। विस्थापन अभिक्रिया कौन सा देता है? जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो AgNO3 विलयन है और उसका कॉपर धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया देता है? विस्थापन अभिक्रिया देता है। क्योंकि कॉपर है, ये कॉपर Ag से सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इस Ag को विस्थापित कर देगा। तो डी आपका आंसर होगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पाद होता है वही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसको स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया बोलते हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl है, उसका क्रमशः अनुपात कितने अनुपात में मिलाएं कि उसका ताजा एक्वारेजिया मिश्रण बन जाए, अम्लराज बन जाए। अम्लराज क्या करता है? सोना और प्लेटिनम जैसी धातुएं होती हैं उनको घोल देता है। तो एक्वारेजिया का निर्माण कितने सांद्र HNO3 और HCl से होगा? तो HCl तो कितना लेते हैं? 3 और सांद्र HNO3 1, यानी 3:1 के अनुपात में लेते हैं। तो यहाँ आपको सांद्र HNO3 पहले दे रखा है तो ये 1:3 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। परिवर्तन करने वाले कारण को हटाने पर वह परिवर्तित हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, पदार्थ है अपनी वापस मूल अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो ये तो आपको सही दे रखा है। केवल पदार्थों के भौतिक गुणों जैसे कि अवस्था में चेंज हो गया, उसके रंग में चेंज हो गया, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है, तो ये भी आपको सही दे रखा है। नए पदार्थ का निर्माण होता है तो ये आपको गलत दे रखा है। नए पदार्थ का निर्माण है वो रासायनिक परिवर्तन में होता है। परिवर्तन अस्थायी होता है। अगर नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तब तो वो परिवर्तन स्थायी हो जाता है, वापस मूल अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो सी आपका आंसर होगा। आगे ये आपको यौगिक दे रखा है, इसका आईपीएससी नेम बताना है। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो ये इस कार्बन श्रृंखला का अपन चयन करें तो ये 3 कार्बन वाली श्रृंखला होती है। तो 3 कार्बन वाली श्रृंखला को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है तो जिधर से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं, या जो आपको प्रतिस्थापित दे रखा है उस उधर से करते हैं। तो 1 2 3 और 2 नंबर पर CH3 समूह दे रखा है, मेथिल समूह हो गया। तो 2 मेथिल और यहाँ पर 1 पर क्या दे रखा है? इन दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल 1 प्रोपीन। प्रोपेन जब सिंगल बॉन्ड हो, प्रोपीन जब डबल बॉन्ड होता है, वो प्रोपाइन कब होता है? जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपका आंसर होगा। ये आपको संक्षारण के उदाहरण दे रखे हैं तो आपको बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है इनमें से। लोहा पर जंग लगना, ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है, संक्षारण कहलाता है। चांदी पर काली सतह का आवरण, ये भी संक्षारण का उदाहरण है, यानी नष्ट होने लगता है धीरे धीरे। तांबे पर हरी सतह का आवरण, ये भी संक्षारण का उदाहरण है।
लोहे की वस्तु का गैल्वेनीकरण, लोहे की वस्तु पर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो ये संक्षारण का उदाहरण नहीं है, इससे तो संक्षारण रुक जाता है, तो इसमें डी नहीं आएगा। तो ए बी सी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, बी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों संक्षारण के उदाहरण है। लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग है वो किसके कारण लगता है, तो लोहे पर जंग है केवल पानी की उपस्थिति में, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में। तो हवा और पानी यानी नमी हो जाती है तो उसकी उपस्थिति में क्या लगता है, जंग लगता है। और लोहा है ये हवा और पानी की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, लोहे पर जंग लग जाता है। और ये लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा। हेबर की क्रिया है उसमें उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक और वर्धक इनमें से कौन सा होता है, इनमें से उत्प्रेरक कौन सा है और वर्धक कौन सा है, तो आयरन है ये क्या कहलाता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है हेबर विधि में। तो हेबर विधि जिसके द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं, और जो मोलिब्डेनम है वो वर्धक का काम करता है। तो ये आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा है। आपके जो रीट पात्रता परीक्षा है उसमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इनको आप ध्यान से देख लो। श्वसन की क्रिया, तो श्वसन की क्रिया है ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण है, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। उसमें किसी न किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण होता है, परिवर्तन होता है, वो स्थायी होता है, वापस हम मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। लोहे पर जंग लगना ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना है ये कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ये आपका आंसर होगा। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। एथेनोइक अम्ल है ये कार्बोनेट है, उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो केवल लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का निर्माण करता है। तो ये आपका आंसर होगा। जेडन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ZnSO4 और कॉपर का निर्माण होता है। तो ऊपर दी गई जो अभिक्रिया आपको दे रखी है उसमें कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, कि इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, और जिंक से ZnSO4 बनेगा तो ये Zn+2 अवस्था में चला जाता है, यानी इसकी ऑक्सीकरण की जो अवस्था है उसमें वृद्धि हो जाती है ऑक्सीकरण संख्या में। तो ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब Zn है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर सल्फेट है यहाँ पर Cu2+ के रूप में, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बच गई, 0 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन 2 से 0 आ गई, कम आ गई, तो इसका अपचयन हो रहा है। तो आपको कौन सा दे रखा है, ऑक्सीकृत कौन सा हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक Zn+2 के रूप में परिवर्तित हो रहा है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक है उसका तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन है उसको तेल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके उपचार से क्या बनता है, वसा बनती है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, यानी इसमें हाइड्रोजन है वो तेल के साथ जुड़ रहा है, यानी योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ये आपका आंसर होगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन है वो ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है तो इसमें मैग्नीशियम धातु का क्या होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा या अपचयन होगा, कौन सा होगा। तो मैग्नीशियम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, और यहाँ पर +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी 0 से +2 में आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण संख्या है उसमें वृद्धि होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीकृत आपका आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत दे रखा है, यानी सही नहीं है। इसमें एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, रासायनिक परिवर्तन में होता है क्या, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित है वो कभी भी नहीं होती। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, रंग परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें रंग भी परिवर्तन हो सकता है, रंग का भी, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। एक गैस है वह उत्सर्जित भी हो सकती है और ऊष्मा उत्पन्न हो भी सकती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसके अलावा अवशोषित भी होती है ऊष्मा।
तो ये ऑप्शन आपको गलत दे रखा है, यहाँ पर आपको नहीं मिल गया, तो यही आपका आंसर होगा कि ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। एक अम्ल और क्षार है, उनके बीच जब अभिक्रिया होती है तो वे क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? नमक का पानी में घुलना, दही का जमना, यानी दही जम गया, वापस हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, भोजन पक गया, भोजन पका लिया, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना, फल पक गया, ये भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, ये कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो यही आपका आंसर होगा। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण किसको बोलते हैं? तो जब धातु की सतह होती है उस पर ऑक्साइड की जब परत चढ़ा देते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना एनोडीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जा सकता है? कौन सा काम करना चाहिए लोहे को जंग से बचाने के लिए? लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन करना, तो ये काम कर सकते हैं। लोहे की वस्तुओं का जल में संग्रहण करना, यानी जल ज़्यादा होगा तो लोहा जंग लग जाएगा उस पर, ये नहीं कर सकते। लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाना, तो ग्रीस लगाने से भी जंग है वो कम हो सकता है। लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाले एलॉय मिश्र धातु है वो बनाना, यानी इसको अन्य धातुओं के साथ मिलाकर एलॉय बनाते हैं तब भी जंग नहीं लगता है। ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए, सी, डी, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना। जब दो या अधिक तत्व हैं एक स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से जब इनको संयोजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? इनको स्थिर समान अनुपात बताया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। मिश्रण में इनका अनुपात है वो स्थिर नहीं होता है, यौगिक में अनुपात स्थिर होता है। निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन अभिक्रिया देते हैं? इनमें से कौन से विस्थापन अभिक्रिया देंगे? जिन तत्वों का जो अभिक्रियाशीलता है वो ज़्यादा होती है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो आप जब मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन Fe लोहे से करवाते हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया देता है, क्योंकि लोहा है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम की तुलना में। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब लेड से करवाते हैं तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया देता है। कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन आयरन से करवाते हैं तो ये नहीं देता है, क्योंकि Fe है वो कम अभिक्रियाशील है कैल्शियम से। इसके अलावा जिंक सल्फेट की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते हैं तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया देता है। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन Ag से सिल्वर से करवाते हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। पीछे हमने क्वेश्चन में देखा भी था कि जो Ag है वो कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। तो कौन से देंगे? ए, बी और डी। ए, बी और डी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण को चुनना है। विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल कौन सा है? पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट, ये समांगी मिश्रण का है। पानी में घुला हुआ नमक है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, तो ये भी समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। पानी में घुली हुई चीनी, ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नमक और सल्फर है, ये कैसे होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं, तो बी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कोलॉइड के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? कोलॉइड के संदर्भ में तो कोलॉइड एक समांगी मिश्रण होता है, तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। कोलॉइड के वेष्टिकण नग्न नेत्रों से देखे जा सकते हैं, तो इनको नग्न आंखों से नहीं दे सकते, तो ये आपको गलत दे रखे हैं। आपको सत्य कथन पूछा है। बिना हिलाए छोड़ देने पर कोलॉइड कण है वो नीचे नहीं बैठते, तो ये आपको सही दे रखा है। कोलॉइड कणों का मिश्रण है, मिश्रण से पृथक्करण निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। कोलॉइड का जो मिश्रण होता है उसका पृथक्करण है वो निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा नहीं कर सकते, तो ये भी आपको सही दे रखा है। तो सी और डी आपको सही दे रखे हैं, सत्य कथन यही होंगे। निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन करें जो सत्य नहीं है, यानी गलत कथन कौन से हैं? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसमें किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है, तो ये गलत दे रखा है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है,
तो पत्तियों से खाद का बनना कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक नहीं होता है। तो ये भी आपको गलत दे रखा है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये सही दे रखा है। लोहे और जंग दोनों समान पदार्थ होते हैं। तो लोहा और जंग है, ये समान पदार्थ नहीं होते। तो ये भी गलत दे रखा है। आपको गलत कथन का ही चयन करना है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी ये आपको गलत दे रखे हैं। तो बी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से इसे क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण के द्वारा किसको पृथक कर सकते हैं? तो जो समुद्री जल होता है उसको, समुद्री जल से परिष्कृत नमक होता है उसको इसके द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से जो मिश्रण है उनको चुनना है, यानी मिश्रण कौन से दे रखे हैं उनका चयन करना है। लोहा, तो ये तो तत्व होता है। कोयला, समुद्र का पानी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें से कोयला और समुद्र का पानी है, ये मिश्रण के एग्जाम्पल है। तो बी और सी आपको डी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूध क्या है? दूध का बारे में आपको कथन बताने हैं। तो दूध क्या होता है? कोलोइड होता है। इसके अलावा दूध क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। तो कोलोइडल विलयन होता है और विषमांगी मिश्रण। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? जंग, जब लोहे पर जंग लगता है किसके कारण लगता है? जब पानी और हवा के संपर्क में आता है तो लोहे पर जंग लगता है। तो लोहे पर जंग लगकर जो आयरन ऑक्साइड बनता है उसका फॉर्मूला Fe2O3। तो जंग का फॉर्मूला Fe2O3 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की H2O से रिएक्शन कराते हैं तो CaOH का ट्वाइस बनता है। इसके साथ हीट उत्पन्न होती है। तो दिए गई रासायनिक समीकरण है वो किस प्रकार की है? ये एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, एक संयोजन प्रतिक्रिया है। इसमें संयोजन हो रहा है क्या? एक विघटन प्रतिक्रिया है। तो विघटन प्रक्रिया टूट नहीं रहा है। एक ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया है। तो एक संयोजन अभिक्रिया होगी और इसके अलावा एक ऊष्मा क्षैपी प्रकार की अभिक्रिया है। तो बी और डी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यह आंसर हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ क्या होता है? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बना सकते हैं? तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा इथाइल एल्कोहल बना सकते हैं। तो सी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। वायु में मैग्नीशियम की तार का जलना, तो तार जल जाता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, जब गर्म करते हैं तो प्लेटिनम तार में चमक उत्पन्न होती है। तो ये कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, ये भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठंडा करने पर गैस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? तो गैस से द्रव्य में परिवर्तित हो रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ठोस से द्रव्य में परिवर्तन होना गलन कहलाता है और ठोस से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आपको पूछा है गैस से द्रव्य में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाते हैं? यानी स्टेनलेस स्टील बनाना है तो आपको लोहे के साथ और किसको मिक्स करना है? तो क्रोमियम मिक्स करते हैं, कार्बन को भी करते हैं, निकल और मैग्नीज, इन सभी को मिक्स करके किसका निर्माण होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? संघनन बहुलक का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो नियोप्रीन है, ये एक प्रकार का संघनन बहुलक नहीं है। ये आपका आंसर होगा। अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। तो ये कैसा? ये आपको परिवर्तन ये दे रखा है कि अवायवीय जीवाणु होते हैं वो जंतु अपशिष्ट का पाचन करके किसका निर्माण करते हैं? बायोगैस का निर्माण करते हैं। और जो बायोगैस बनती है उसके ईंधन के रूप में जलती है। जो बायोगैस बनी वो ईंधन के रूप में जली है। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होता? तो दोनों में नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो दोनों ही कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दोनों प्रक्रियाएं ए भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन का यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा? प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन 3 कार्बन वाला है और इसमें नॉन आ रहा है यानी कीटोन समूह होगा। तो कीटोन क्रियात्मक समूह होता है प्रोपेनॉन में।
कार्बन में निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? किसका गलनांक अधिकतम होगा? तो आपको ऑप्शन दे रखे मीथेन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल या एसिटिक अम्ल। तो किसका होता है? एसिटिक अम्ल का गलनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो डी आपका आंसर होगा। लेड की जब किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो PbCl2 लेड क्लोराइड बनता है और साथ में कॉपर बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी लेड है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? लेड क्लोराइड में। यानी लेड की यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। और जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जो कम क्रियाशील है कॉपर उसको विस्थापित कर देता है और लेड आ गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो भी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? वायुमंडल में कौन सा? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि ब्रह्मांड में कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो सी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? तो तत्व होता है। तत्व एक से मिलकर बना होता है। यौगिकों में जो अनुपात होता है वो स्थायी अनुपात होता है। मिश्रण में क्या होता है? इनका अनुपात है वो स्थायी नहीं होता है, यानी 2 से अधिक तत्व मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक सबसे छोटा भाग है जिसके गुण है वो यौगिक के समान होते हैं? कौन सा सबसे छोटा भाग होता है? तो अणु है वो सबसे छोटा भाग होता है और उसके गुण है वो यौगिक के समान होते हैं, तो बी आपका आंसर होगा। प्रोटियम के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसमें ये आपका क्या दे रखा है? परमाणु क्रमांक दे रखा है। तीनों में 1 होता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटियम में 1, ड्यूटेरियम में 2, ट्राइटियम में 3 होती है। और तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में 0 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 होगी। ड्यूटेरियम में 1 होती है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटियम का पूछा है तो 0 आपका आंसर होगा। सुमेलित करना है। बोरॉन है उसका सिंबल क्या होता है? तो बोरॉन को बी से लिखते हैं, ब्रोमीन Br से लिखते हैं, पोटेशियम को कैसे लिखते हैं? पोटेशियम को किसे लिखते हैं? के से, और सोडियम को Na से। तो ABDC, ABDC आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। किसके द्वारा बादल बनते हैं? तो द्रवण की क्रिया होती है उसके द्वारा बादलों का निर्माण होता है, तो सी आपका आंसर होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? परमाणु की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको ही, जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी, तो ये आपका आंसर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? क्या दे रखा है? कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है और इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड सी आपका आंसर होगा। धन्यवाद।